इंडस्ट्री में अपन ने देख लिया था, इंडस्ट्री खत्म हो गया था अपना, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खत्म हो गया था, इंडस्ट्री खत्म हो गया था, एग्रीकल्चर खत्म हो गया था, फिर अपन सर्विसेज पे थे। हमने देखा था सर्विसेज में सबसे इंपॉर्टेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से क्लासीफाई होने वाला है दो चीज़ों में, पहला इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ होती है, और दूसरा जहाँ पे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की ग्रोथ होती है। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की ग्रोथ होती है उसको बोला जाता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज हेल्थ एंड एजुकेशन। अब बात करते हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इट फैसिलिटेट्स द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहां पे हमारा प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है गुड्स का और सर्विसेज का फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। मेजर्स फॉर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सिद्धि रीड करना। सर जितना भी इलेक्ट्रिक जनरेशन आज दिन तक होता था, जितने भी किलोवाट्स हमारे जनरेट होते थे, गवर्नमेंट ने उसका प्रोडक्शन और बढ़ा दिया, जिसके वजह से जिसको जितना कम लोड, मतलब जितना लोड शेडिंग का इशू था, हमारा लोड शेडिंग का इशू खत्म हो गया। पहले याद है तुमको, लोड शेडिंग होती थी 6-6, 7-7 घंटा लोड शेडिंग होती थी। अब हमारे पास में 24 आवर 365 डेज इलेक्ट्रिसिटी होता है, बीच में कभी तो भी एक हाथ बार के लिए चला जाता है, दैट इज अनदर थिंग। बट हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी था वो बढ़ गया है, इसलिए हम बोल सकते हैं, हम कभी भी ऐसे ही जज करते हैं ना, क्या बात कर रहे हो तुम्हारे गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो हम उसको गांव ही बोलते हैं, क्योंकि वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है क्यों? क्योंकि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लॉजिकल है बात? ओके। सेकंड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, नेटवर्क इंप्रूवमेंट एंड प्रोग्राम्स फॉर एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन, हाउ कैन यू कंजर्व एनर्जी? एनी एग्जांपल्स? हाय संकेत, गुड मॉर्निंग। By saving the energy, solar panels. सोलर पैनल्स, ओके। ग्रीन एनर्जी यूज करके। कौन सी एनर्जी? ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी, कैन यू प्लीज एलॉबरेट व्हाट इज ग्रीन एनर्जी? एनर्जी दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, ओके एनर्जी, ओके। सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी, विंडमिल्स। अब हवा तो कभी खत्म नहीं होने वाली है, ये तो कन्वेंशनल है ही नहीं, ठीक है। तो सर ऐसे जो भी अब रिसोर्सेस है, जैसे अब तुमने देखा होगा, तुमने हर बहुत सारे जगहों पर सोलर्स लगते हुए देखा होगा, किसी के घर पे है सोलर पैनल या सोलर वाटर हीटर वगैरह? एनीवन? नो। अब क्या हुआ है, पहले गवर्नमेंट के कुछ रूल्स अलग होते थे, अब गवर्नमेंट के रूल्स इस तरीके से है कि आप खुद की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो, लेकिन आपको बेचनी हमें पड़ेगी। मतलब सोलर में जो भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है, सोलर में जो भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है, जो भी स्टोर होती है, वो पहले जाता है एमएससीबी के पास में, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड के पास में, और वहां से हमारे पास में उनके यूनिट्स रिटर्न होकर हमारे पास में आते हैं। पहले ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, पहले हम पूरा गवर्नमेंट पे ही रिलाय करते थे। अब अगर मेरे को इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिलाय करना है, तुमको पता है इलेक्ट्रिसिटी कौन बनाता है इंडिया में? रिलायंस, टाटा, सुजलॉन, सारे प्राइवेट सेक्टर्स लोग भी अब इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, जबकि पहले सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही ये इलेक्ट्रिसिटी का ये लेता था। बट ऑफ कोर्स तुम ही बताओ, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कभी भी ज्यादा सक्सेसफुल रहेंगे या प्राइवेट प्रोजेक्ट कभी भी ज्यादा सक्सेसफुल या मेंटेनेबल रहेंगे? सेम चीज यहां पे आने शुरू हो गई। अब आप रिलायंस की भी इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हो, सुजलॉन की इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हो, टाटा पावर की इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हो, पावर ग्रिड की ले सकते हो, और गवर्नमेंट की तो एजेंसीज है जो वो तो है ही है, उनकी भी इलेक्ट्रिसिटी आप ले सकते हो, ठीक है। थर्ड, सिद्धि? Modified direct benefit transfer scheme to LPG consumers in the state. ये सुना सुना कुछ लग रहा है, कुछ पता है तुमको? एलपीजी की सब्सिडी, कुछ आइडिया है तुमको एलपीजी की सब्सिडी का क्या होता है? सर हम क्या करते हैं ना, हाँ सिद्धि कुछ बोल रही है? Gas booking से हाँ गैस बुकिंग तो कर लेते हो, बट व्हाट इज द क्राइटेरिया या व्हाट इज द फंडामेंटल्स ऑफ सब्सिडी ऑफ इन एलपीजी सिलेंडर्स? वो जितना भी प्राइस रहता गैस सिलेंडर का, वो जितना भी टोटल प्राइस रहता, उसके अपने को उतना प्राइस पे करना पड़ता, लेकिन उसका जो कुछ पार्ट रहता प्राइस का, वो एक अकाउंट में जाता जिसको सब्सिडी बोलते हैं। परफेक्ट। क्या होता है, जिसको नहीं पता है उसको मैं बता देता हूँ। महाराष्ट्र में या पूरे इंडिया में अब ऐसी सिस्टम है, जैसे गुजरात में एलपीजी नहीं चलते, वहां पे बायोगैस चलती है, वहां पे 24 आवर्स आपके पाइपलाइन के थ्रू आपको गैस सप्लाई होती है। अभी हमारे पास में वैसी कोई सिस्टम नहीं है, वैसी कोई सुविधा नहीं है। हम क्या करते हैं ना, हम एलपीजी सिलेंडर घर पर लेके आते हैं, हम उसको टेलीफोन पे बुक करते हैं, एक नंबर आता है, वो नंबर से बुक करते हैं अपन, 800-900 रुपीज का कॉस्ट आता है।
900 रुपीज हमको पूरा पे करना पड़ता है वो सिलेंडर वाले को, बट जो एलपीजी है उसको, उसके ऊपर गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है। सब्सिडी देती है मतलब स्कॉलरशिप देती है, ऐसा एक बात का समझ लो। आप जब वो सिलेंडर का 900 रुपीज पे करते हो तो गवर्नमेंट उसमें का 210 रुपीज आपको रिफंड करता है, वो माइनस नहीं करेगा। ये मत बोलो कि सर काय के लिए पहले 900 दे रहे हो फिर 200 वापस लेके जाके दे रहे हो। एक काम करो ना, 900 में से 210 माइनस कर लो, माइनस नहीं होगा, आपको अभी पूरा प्राइस ही पे करना पड़ेगा। बाद में जो 210 रुपीज या वॉट एवर द अमाउंट में भी, वो रुपीज आपको रिफंड हो जाते हैं। अब अगर रिफंड आपको कैश में होंगे तो वापस ब्लैक मनी का कॉन्सेप्ट अराइज हो जाएगा, काला धन। ये ना होवे इसी के लिए जो 210 रुपीज है वो आपके बैंक अकाउंट में आते हैं। मतलब आपको गैस सिलेंडर 900 रुपीज का पड़ा क्या, उसमें से 210 तो गवर्नमेंट ने आपको रिटर्न कर दिया, भले बैंक में गया है लेकिन है तो आपका ही बैंक अकाउंट ना भाई साहब। तो 900 में से 210 रुपीज आपको रिवर्स हो जाते हैं। अब मोदी गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई कि आप ये जो सब्सिडी क्लेम कर रहे हो, अब मेरी मैं एक बात करता हूं, सपोज मैं या तुम लोग, तुमको 200 रुपए में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है क्या कि तुम ऐसे नाचते हो क्या कि ये बात आज तो 200 रुपए मिल गए, कुछ फर्क पड़ता है कि तुमको महीने के 210 रुपए एक्स्ट्रा से? लेकिन सर कोई अगर बीपीएल होगा, दैट इज बिलो पावर्टी लाइन वाला कोई बंदा होगा, उसको 200 रुपए बहुत महंगा पड़ता है, या उसके लिए 210 रुपीज बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं। तुम्हारे घर पे जो भी काम वाली बाई आती है या तुम्हारे घर में जो भी तुम्हारे घर के नीचे जो भी वॉचमैन होगा, उसके लिए 200 रुपए तो बहुत कीमती है, उसकी शायद एक दिन की पगार भी उतनी नहीं होती है। तो मोदी गवर्नमेंट ने यह स्कीम निकाली है कि आप अपनी सब्सिडी को गिव अवे कर दो, आप अपनी सब्सिडी को गिव अवे कर दो। मतलब वो जो 210 रुपए आप लेने वाले थे अपने अकाउंट में, वो हमको रिटर्न में लिख के दे दो कि आप वो 210 रुपए नहीं लोगे, और मैं चाहता हूं, मैं सीए राहुल गांधी या तुम लोग ऐसा लिख के देना पड़ेगा तुमको कि मैं चाहता हूं कि मेरे ये जो भी पर मंथ के 210 रुपए आते हैं, ये पीएम केयर्स फंड, CARES, ये पता है तुमको, एक फंड है प्राइम मिनिस्टर का, पीएम केयर्स फंड में डाल दो, पीएम केयर्स फंड। ये पीएम केयर्स फंड मतलब मेरे 210 रुपए पीएम केयर्स फंड में चले जाते हैं, और वो पीएम केयर्स फंड में से जितना पैसा होता है वो सारे जो भी बीपीएल होते हैं, बिलो पावर्टी लाइन वाले लोग होते हैं, उनको हेल्प करने के लिए काम आता है। दिस इज फंड प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन, सी असिस्टेंस, ए रिलीफ, आर इमरजेंसी, ई एस सिचुएशन का एस, ऐसे बन के वो पीएम केयर्स फंड ये बनता है। आपका पैसा इसमें चला जाएगा। तो ये सारी सिस्टम आई है। ओके, फोर्थ, हाँ सर, रोड डेवलपमेंट प्लान 2001 to 2021 is being implemented in the state with a target to develop 3.37 lakh kilometer of road. भाई साहब इन्होंने एक प्रतिज्ञा ली है कि 2001 से लेकर 2021 तक अगले 21 सालों में हमको 3.37 लाख किलोमीटर के रोड बनाने हैं, पक्के रोड बनाने। मतलब रोड तो अभी भी है बट कहीं ना कहीं खराब है, कहीं पे 2 वे लेन है, उसको हम 4 वे लेन बनाना चाहते हैं। हम हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर बनाना चाहते हैं। 2021 जब हम खड़े, ये 21 सालों का प्लान था इनका। अब वो क्या हुआ, कैसे हुआ, कितना हुआ, सर इसका खर्चा कहां से निकलता है तुमको पता होगा। हर फरवरी 1 फेब को बजट आता है। बजट ये नाम सुना तुमने, फाइनेंशियल बजट, ठीक है। फाइनेंशियल बजट में क्या होता है ना, हर सेक्टर को कुछ पैसा दिया जाता है। गवर्नमेंट जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, 2 टाइप के गवर्नमेंट्स होते हैं इंडिया में, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट। हमारा स्टेट में जो भी रूल चलेगा हमारे सीएम का चलेगा। हमारा सीएम कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है हमारा, उद्धव ठाकरे। बाकी लोग, मेरा सीएम कौन है रे महाराष्ट्र का, बाकी लोग पक्का ना? नहीं पीएम मोदी रख लो तुम। नहीं नसीब ना, कृपया करके हाथ जोड़ के विनंती कर, तो सच्ची बताना चोटो किसको नहीं मालूम था उद्धव ठाकरे सीएम है? देख लो, भरोसा कर रहा हूं कि तुमको पता होगा, नलायको। तो हमारा गवर्नमेंट जो है वो है स्टेट गवर्नमेंट, उद्धव ठाकरे। बट क्या उद्धव ठाकरे अपने मर्जी के हिसाब से कुछ भी कर सकता है?
उसे रिपोर्ट करना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये स्टेट गवर्नमेंट है, इसके ऊपर बैठा है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमारा पीएम, दैट इज नरेंद्र मोदी। बराबर। तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी बजट आता है 1 फेब को, पहले वो 28 फरवरी हुआ करता था, अब वो 1 फेब को शिफ्ट हो चुका है। 1 फेब को सेंट्रल गवर्नमेंट हर सेक्टर्स के लिए, एग्रीकल्चरल सेक्टर को इतना, डिफेंस सेक्टर को इतना, एरो सेक्टर को इतना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इतना, इस तरीके से वो एक प्लान बताते हैं। जैसे बजट 2021 महाराष्ट्र, ये देखिए महाराष्ट्र का एनुअल बजट है। द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र मिस्टर अजित पवार प्रेजेंटेड द बजट फॉर द स्टेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 ऑन 8 मार्च 2021। अभी गया 8 मार्च। Due to the impact of COVID-19, 2020-21 was not a standard year with respect to performance of economy। जान दे, नीचे आ जाते हाइलाइट्स पे, ये दिख रहा है बजट हाइलाइट्स। तुमको क्लियर है, स्क्रीन क्लियर है तुमको? यस सर। ओके, सिर्फ स्क्रीन देख लो तो और अच्छे से समझेगा। ये देखो बजट हाइलाइट्स दिख रहे तुमको। बजट हाइलाइट्स में देखो टोटल एक्सपेंडिचर, सेकंड वाला पॉइंट, total expenditure for 2021-22 is estimated to be 4,84,091 crores, 4 लाख करोड़ रुपया। एन एनुअल इंक्रीज, मतलब टोटल इस बार हम महाराष्ट्र में इतना खर्चा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। टोटल रिसीट्स हमको इतना पैसा आने वाला है। अब देख लो भाई तुम्हारा खर्चा कितना है, 4,84,000 का खर्चा है, जबकि रेवेन्यू तुम्हारा कितना आ रहा है, 3,71,000। क्या लगता है स्टेट को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? लॉस। सर 4,84,000 का आप खर्चा कर रहे हो और 3,71,000 का इनकम कर रहे हो, तो इस लॉस को वर्ड आता है डेफिसिट। फाइनेंस के टर्म में लॉस वर्ड यूज नहीं होता, सॉरी इकोनॉमिक्स के टर्म में लॉस वर्ड यूज नहीं होता है, उसको डेफिसिट बोला जाता है। और अगर उल्टा होता, उल्टा इन द सेंस कैसा कि सर आप अगर बोलते कि आपका खर्चा जो है, आपका खर्चा है 4 लाख रुपये 3,71,000 का और इनकम है 4,84,000 की, आपका एक्सपेंस है 3,71 और इनकम है 4,84 की, तो मेरा बीच का जो डिफरेंस है वो क्या रहेगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट। इकोनॉमिक्स में उसको सरप्लस बोला जाता है। वर्ड एक ही है, मतलब मीनिंग एक ही है, बस नाम अलग है, रिश्ता भी है, सोच नहीं है। ठीक है, तो जब भी आपका खर्चा ज्यादा रेवेन्यू कम, एक्सपेंसेस ज्यादा रेवेन्यू कम, तो ये बीच का डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे लॉस। इकोनॉमिक्स में? डेफिसिट। डेफिसिट। और अगर मैं उल्टा कर दूं, सर मेरा रेवेन्यू ज्यादा लेकिन खर्चा कम, आई एम रिपीटिंग, मेरा रेवेन्यू ज्यादा लेकिन खर्चा कम, तो ये बीच के डिफरेंस को मैं क्या बोलूंगा? सरप्लस। है वो प्रॉफिट है वो लॉस ही, बट इकोनॉमिक्स में उसका वर्ड सरप्लस और डेफिसिट दिया जाता है। ये देख पॉलिसी हाइलाइट्स, टैक्स के लिए प्रपोजल दिया गया, हेल्थ के लिए अलग से प्रपोजल दिया गया, एग्रीकल्चर के लिए हम जो हमेशा बात करते हैं एग्रीकल्चर के लिए अलग से दिया गया। अभी तक अपन जीएसडीपी, हर जगह जीएसडीपी पढ़ रहे थे ना, ये देख अब देख महाराष्ट्र में जीएसडीपी सेक्टर्स देख लो कौन कौन से दिख रहे तुमको, या आड़ा ऐसे ऐसे करके देखो उसके सेक्टर्स कौन से। एग्रीकल्चर सेक्टर पहला पढ़ा अपन ने, सेकंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्री पढ़ा अपन ने, थर्ड सर्विस सेक्टर पढ़ रहे हैं अपन, वही है, सब कुछ एकदम प्रैक्टिकल चीज है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि 11th है, मतलब ये मत समझो कि तुम सिर्फ 11th ही पढ़ रहे हो, 11th में इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो ना, इकोनॉमी तो तुम्हारे डे टू डे की है, तो तुम 11th समझ के अगर पढ़ोगे तो तुम्हारा पोर्शन इतना है, लेकिन इकोनॉमी पढ़ के पढ़ोगे तो पूरी दुनिया तुमको समझने के लिए। ये देख इस तरीके से उनका खर्चा पूरा एक क्या बोलते हैं, चार्ट शीट बनता है, ताकि हम हमारी जनता को बता सके कि हमने आपका कमाया हुआ पैसा जो हमने आपको टैक्स के रूप में लिया है उसको हमने किस किस तरीके से यूटिलाइज किया है। ये इस तरीके से होता है, तुम गूगल पे जाओगे तो ये सब पढ़ सकते हो। तो भाई मुझे इस साल 2001 से लेकर 2021 तक टोटल 3.37 लाख किलोमीटर के रोड्स बनाने हैं, ऐसा गवर्नमेंट का संकल्प है। ओके कंटिन्यू। सिद्धि कंटिन्यू। हाँ सर, मेट्रो रेलवे हैज स्टार्टेड एट मुंबई एंड नागपुर। नागपुर में मेट्रो बन रही है, हाँ,
पता है तुमको बन रही नहीं बन रही है? यस सर। मुंबई में मेट्रो बन रही है, यस सर। यही है सब कुछ लिखा हुआ। ओके कंटिन्यू। Maharashtra Port Development Policy was constituted for integrated development of ports. State government is promoting Sagarmala program launched by the central government for port-led development. ओके दो वर्ड्स पढ़ना है इसमें। एक तो इसने वर्ड यूज किया पोर्ट, और दूसरा उसने देख लो कौन सी अथॉरिटी ने ये सब किया है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट। क्योंकि स्टेट के पास में ज्यादा पैसा रहेगा या सेंटर के पास में ज्यादा पैसा रहेगा? सेंटर के पास में। स्टेट के पास में अपने स्टेट का रहेगा, महाराष्ट्र के पास में महाराष्ट्र स्टेट का पैसा, गुजरात के पास में गुजरात का पैसा, तमिलनाडु के पास में उसका, आंध्र प्रदेश के पास उतना, लेकिन सेंटर पूरे के पास रहेगा। तो ये पोर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम इनिशिएट किया है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू हुआ है। यहां पे दूसरा वर्ड आया पोर्ट। सर आज दिन तक तो हमको यूएसबी पोर्ट ही मालूम था, ये कौन सा पोर्ट है? मतलब सर जहाँ से शिप एक्सपोर्ट वगैरह। परफेक्ट। सर आपको अगर कोई चीज इंपोर्ट करनी है, इंपोर्ट बोले तो इंडिया से बाहर भेजना, मंगवाना है। अच्छा मंगवाना, इनफ्लो इंपोर्ट, और इंडिया से बाहर भेजना है तो एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट। तो सर अगर आपको इंडिया के अंदर कोई चीज लेके आनी है, तीन ही रास्ते आपके पास में। पहला बाय रोड, अगर कनेक्ट होता है तो। सेकंड क्या है? बाय पानी। पानी कहीं ना कहीं पे जहां पे लैंड आएगा इंडिया का, वहां पे आके हम अपने उस माल को उतारेंगे और वहां से आगे फैक्ट्री के अंदर पहुंचाएंगे, वो हो गया पोर्ट। और तीसरा क्या है? एयर का कौन क्या नाम होता है? कहां पे एयरप्लेन उतरता है? एयरपोर्ट। आ गया वर्ड पोर्ट। तो यहां पे पोर्ट में सब आ सकते हैं, एयरपोर्ट भी आ सकता है, चाहे वाटर पोर्ट आ सकता है, जो भी आएगा, बट पोर्ट को सागर माला, सागर मतलब आज ब्लू है, पानी पानी, इसलिए उसका नाम है। ये पोर्ट मतलब कौन सा हो गया? ये वाटर पोर्ट की बात कर रहे हैं हम, इसलिए इसका नाम है सागर माला प्रोग्राम। यहां पे एयरपोर्ट नहीं बोल रहा है, ये एयरपोर्ट वाले, पोर्ट भी एयरपोर्ट भी कंसिडर कर सकते हैं, बट यहां पे पोर्ट का मतलब है when your goods are reaching India by the means of water। तो ये वाटर पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में है इंटरनेट सब्सक्राइबर बेस वॉज 4.45 करोड़ इन महाराष्ट्र एज ऑन 30th September 2017, which is highest among all the states। इंटरनेट सब्सक्राइबर कैसे बढ़ गए रे? इंटरनेट चाहिए सर आजकल। ओके संकेत क्या बोला तूने? लॉकडाउन की वजह से सब घर पे बैठे तो नहीं वो तो अभी ना, लॉकडाउन तो 2020 की बात कर रहे हैं, 2017 बोल रहे हैं तो 17 से, 2017 से क्या हो गया ऐसा? सब कुछ डिजिटल हो गया, डिजिटल। सब कुछ डिजिटल चालू हो गया, लेकिन इंटरनेट तो पहले भी साइबर कैफेज हुआ करते थे, इंटरनेट तो था ही ना साइबर कैफेज में भी। यस सर। सबके पास पर्सनली है, सबके फोन्स में। ओके बट कितने महंगे यार, 250 रुपए में 1 GB खरीदना पड़ता है। कुछ बत्ती जल रही है तुम्हारी? आज से 4 साल पहले, 3 साल पहले तुम 1 GB के लिए, तुमको कुछ याद है, 250 रुपीज पे करते थे यस सर। 1 GB इंटरनेट के लिए। आज तुमको दिन का 1 GB मिल रहा है, यस सर। वो भी नहीं पुरता है। उस टाइम पे तुम महीने का 1 GB चला लेते थे। हाउ, कैसे, क्या हो रहा है? ये कुछ गलत नहीं हो रहा है तुमको नहीं लगता? लॉजिक समझ में आ रहा है? तुम पहले 1 महीने में 1 GB यूज करते थे, कोई दिक्कत आती थी तुमको, तुम्हारा यूज हो जाता, मैं बोलता हूं चल 20 दिन में खत्म हो जाता होगा, 10 दिन में दिक्कत आती होगी। अब सच में बताना, अगर तुमको दिन का 1 GB मिल रहा है या 1.5 GB मिल रहा है, पुरता है तुमको पूरा 1 GB? यूज ज्यादा बढ़ गया। कैसे? बट क्या हो गया अचानक कि इतना इतना चेंज कैसे आ सकता है कि 4 साल पहले जो चीज में टेक्नोलॉजी से ज्यादा है, तुम्हारी आदत खराब कर दी है जियो ने। जियो एक ऐसी कंपनी है जिसने सारी कंपनी बंद करवा दी। बहुत सिंपल है जियो का लॉजिक। जियो ने कितना फ्री में दिया? सर पहले तो पूरा पैक फ्री में दिया था। पूरा पैक फ्री में दिया। जियो ने बोला तुम सिम लेके जाओ। सिम आई गेस कुछ 20-30 रुपए का सिम मिलता था। यस सर। तुम सिम लेकर जाओ, इंटरनेट मैं देता हूं। तुमको उसने पहले आदत लगा दी खुद की,
और बाद में ऐसे रेट्स बढ़ा दिए कि अब तुम सोचते हो कि अब ये नंबर कौन चेंज करेगा, इतनी मगजमारी कौन करेगा, जियो है तो सही है। ओला उबर, तुमको कब याद आया कि जब तुमको ऑटो वाले ने मना कर दिया तो तुम एकदम से निराश होकर बैठ गए? अब तो तुम ऑटो वाले को इज्जत नहीं दो, नहीं चलता क्या, मत जा, भड़ में जा, मैं ओला उबर करके चला जाऊंगा। ओला उबर वाला तुमसे ज्यादा पैसा लेता है, फिर भी तुम ओला उबर में जाना प्रेफर करते हो, क्यों? सर पहले उन्होंने तुमको फ्री का राइड दिया, पहले तुमको उनकी लत लगाई और उसके बाद में तुमको अब वो चीजें दे रहा है। सर जियो ने क्या किया ना, जियो ने ट्राई के साथ में एक अग्रीमेंट किया, TRAI, टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया, TRAI, ट्राई के साथ में अग्रीमेंट किया और उसको बोला कि मैं अगले 6 महीनों तक सबको फ्री में इंटरनेट देना चाहता हूं। ट्राई बोला क्यों? मोदी जी अंबानी जी बोले मर्जी मेरी, मेरे को मेरे देश को आगे लेकर जाना है। ये बाहर की कंपनियां जो आ रही है बाहर से, वोडाफोन ले लो, आइडिया ले लो, ये सारी, आइडिया चल इंडिया की है, वोडाफोन ले लो, एयरटेल ले लो, एयरटेल इज नॉट एन इंडियन कंपनी, एयरटेल बाहर की है, भारती इंडिया की है, और हमारा नाम है भारती एयरटेल। जैसे भारती और वॉलमार्ट, वॉलमार्ट बाहर का है, भारती इंडिया की, दोनों का मिला के भारती वॉलमार्ट बना है। तो सर ये लोगों ने इंडिया को लूट रहे हैं, तो मैं अंबानी चाहता हूं कि मैं लोगों को फ्री में दूं। और ट्राई मना भी नहीं करता, क्योंकि अंबानी को सपोर्ट पीछे किसका है तुमको भी पता है, हर हर मोदी घर घर मोदी। तो ट्राई ने बोला ओके। उस भाई साहब ने अक्टूबर तक की डेट मांगी थी, जियो ने अक्टूबर तक सबको दिया। जियो को समझ में आ गया कि लोगों को लत तो लग रही है। जियो मतलब अंबानी फिर से गया ट्राई के पास में, ट्राई के पास जाके बोला ट्राई मुझे और 3 महीने की मोहलत चाहिए। ट्राई बोला क्यों? बोला देखो हमारा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, मेरे बदलते भारत को आप देख नहीं रहे हो? मोदी जी ने तब तक ला लिया था डिजिटल इंडिया। अब डिजिटल इंडिया को सपोर्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जियो प्रोवाइड कर रहा था, ट्राई कैसे मना करता? ट्राई ने बोला ओके, तो वो एक्सटेंड हो गया दिसंबर तक। जियो को समझ में आया, ये 3 महीने में जियो ने और सब्सक्राइबर्स बढ़ा लिए अपने। जियो फिर पहुंचा ट्राई के पास, ट्राई को बोला ट्राई मुझे और 3 महीने चाहिए मार्च तक। अब ट्राई के ऊपर आने लग गया दूसरी कंपनीज का प्रेशर, क्योंकि जब कोई कस्टमर जियो यूज कर रहा है तो वो कस्टमर आइडिया वोडाफोन एयरटेल यूज नहीं कर रहा है, इनका लॉस होते जा रहा है। ये कंपनी उठा के ट्राई को प्रेशराइज करने लग गई। अब ट्राई हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का डिसीजन कभी एक दिन में आया क्या? गवर्नमेंट को डिसीजन लाते लाते और 2-3 महीने चल गए, तब तक इसको मार्च की मोहलत मिल गई। हमारे अंबानी भाई साहब तो और अच्छे, हमारे अंबानी भाई साहब फिर मार्च में पहुंचे, बोले मेरे को और 1 साल चाहिए। ट्राई ने हाथ जोड़ लिए, बोले अब तेरे को कोई मोहलत नहीं मिलने वाली है, अब तुझे जो देना था, तुझे मैंने 6 महीने का बोल के तूने 1 साल हमसे ले लिया, मुझे इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब मैं इसको स्ट्रेच नहीं कर सकता हूं। और उतने ही टाइम पे एयरटेल ने जियो पे केस फाइल किया, वोडाफोन ने केस फाइल किया, और आइडिया वोडाफोन को इतने ज्यादा लॉसेस हुए कि उन दोनों कंपनी को मर्ज होना पड़ा। आज आइडिया या वोडाफोन एक कंपनी, अलग अलग कंपनी है क्या? अब वो VI बन गए। अरे देखा नहीं देखा तुमने VI को? क्यों? क्योंकि आइडिया को अपने अलग लॉस हुए, वोडाफोन को अपने अलग लॉस हुए। ये दोनों इंडिविजुअली लॉस बेयर नहीं कर पा रहे थे, ये दोनों ने सिनर्जी इफेक्ट क्रिएट किया। सिनर्जी इफेक्ट का मतलब होता है 1 और 1 11। सिनर्जी इफेक्ट का मतलब होता है 1 और 1 11। मतलब सर सपोज आइडिया कंपनी 2 लाख रुपए कमाती होगी साल के, एग्जांपल आइडिया कंपनी 2 लाख रुपए कमाती होगी, वोडाफोन कंपनी 5 लाख रुपए कमाती होगी। अब ये जब दोनों मिल जाएगी तो दोनों ने कितना कमाना चाहिए आइडियली? अरे आइडिया कंपनी 2 लाख कमाती थी, वोडाफोन कंपनी 5 लाख कमाती थी, ये दोनों मिल गए तो अब इनका टोटल प्रॉफिट कितना होना चाहिए था? 7 लाख। बट इनका प्रॉफिट 7 लाख नहीं होता, 10 लाख हो जाता है। क्यों? क्योंकि अरे मैनेजमेंट बढ़ गया ना, लोग बढ़ गए ना, तो काम ज्यादा होता है। आई बात है, इसको सिनर्जी इफेक्ट बोला जाता है। 1 और 1 2 ना चाहिए, बट 1 और 1 11 हो जाते हैं। 2 लाख और 5 लाख मिलकर 7 लाख कमाने चाहिए थे, लेकिन इनका इतना एक्सपर्टाइज आ जाता है, इतना बॉन्डिंग बढ़ जाता है कि 7 की जगह 10 लाख कमाते। तो 3 लाख, दिस 3 लाख इज ड्यू टू सिनर्जी इफेक्ट। इकोनॉमिक्स की टर्म में याद रखना, इसको बोला जाता है सिनर्जी इफेक्ट। तो सर 2017-18 से क्या हुआ ना, हमारे पास में सबसे पहले हमको देन मिली है जियो की।
जिसके वजह से अब रूरल एरियाज में भी हमारा जियो का नेटवर्क है या इंटरनेट है बेसिकली। आई बात समझ में? चलो फिर आते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब यहां पे आपका कोई मतलब इकोनॉमी को डेवलपमेंट होता है या तुम्हारे स्टेटस या सोशल लाइफ का डेवलपमेंट होता है? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है? ऊपर क्या पढ़ा था? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर आएंगे? हेल्थ और एजुकेशन। हेल्थ और एजुकेशन तुम्हारे पैसे के लिए बाद में, पहले लिविंग स्टैंडर्ड के लिए इसेंशियल है। तुम्हारे पास में 5 करोड़ रुपए लेकिन तुम पैरालाइज्ड हो, क्या करोगे 5 करोड़ रुपए का? तुम्हारे पास में 5 करोड़ रुपए है लेकिन तुम खा नहीं सकते हो, क्या मतलब है तुम्हारे 5 करोड़ रुपए का? तुम्हारे पास में 500 करोड़ रुपए है लेकिन तुम बाहर चल नहीं सकते हो क्योंकि या तुम्हारा इलाज नहीं हो रहा है, वो गांव में उस चीज के, उस बीमारी का इलाज ही नहीं है, क्या मतलब तुम्हारे 500 करोड़ का? सर यहां पे हमें मॉनेटरी वैल्यू से मतलब नहीं है, हमें यहां पे हमारे हेल्थ वाइज से मतलब है, हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से मतलब है। सेकेंड इज एजुकेशन। भाई मैं एक गांव में बैठा हूं, मेरे पास में 100 एकड़ की खेती है। 100 एकड़ की खेती का वैल्यूएशन आज के भाव में 500 करोड़ रुपया, लेकिन मेरे बच्चों को मेरे को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्कूल में या जिला परिषद स्कूल में वहां पे भेजना पड़ता है, तो मैं वो 500 करोड़ का मुझे कोई वैल्यूएशन रहेगा क्या? कोई वर्थ है क्या मेरे लिए वो 500 करोड़ रुपए? सर आपके पास में पैसा है, यू आर रिच, बट योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज स्टिल पुअर। पुअर इसके लिए नहीं कि आप गांव में रहे हो, पुअर इसके लिए क्योंकि आपके पास में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उस गांव में एक अच्छी स्कूल रहे, अच्छी मतलब इंग्लिश मीडियम, हाई मराठी मीडियम, सेमी इंग्लिश, वो बात नहीं चालू है। लैंग्वेज के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूं मैं, एजुकेशन की बात कर रहा हूं, लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूं। अरे कोई स्कूल है जहां पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, बस इतनी स्कूल है और उसके आगे की स्कूल ही नहीं है, उस इंसान को तो दूसरे शहर में जाके पढ़ना पड़ेगा ना। तो आपका गांव कभी एडवांस हुआ क्या? नहीं हुआ सर, एजुकेशन में अभी भी वो पीछे ही है। ये हो गया आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। फर्स्ट आता है एजुकेशन। अवंती रीड करना एजुकेशन। अवंती, एजुकेशन। Education is considered as one of the basic human needs. It forms the backbone of सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। socio-economic development of any country. Education is significant aspect of human resources development that is HRD. In the present scenario, India is taking the advantage of highest demographic dividend. डिविडेंड मीन्स प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब मॉनेटरी प्रॉफिट नहीं, गुडविल वाइज, इज्जत वाइज प्रॉफिट। With the maximum percentage of their population in the country, education therefore becomes priority at the national as well as state. स्टेट लेवल एजुकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एजुकेशन इंपॉर्टेंट भी है और एजुकेशन में बूम भी है, इसी के लिए एजुकेशन में सबसे ज्यादा करप्शन भी है। तुम देखो तो जितने भी बड़े बड़े कॉलेजेस है वो सारे किसी ना किसी मिनिस्टर्स के। गवर्नमेंट ने एजुकेशन पे ऐसा फोकस दिखाया है कि गवर्नमेंट ने इतना बोल दिया स्कूल कॉलेजेस को कि आपको जितना प्रॉफिट होता है आप हमें 1 रुपया भी इनकम टैक्स पे मत करो, आप अपने पास में वो रखो। तुम समझ सकते हो एजुकेशन फील्ड में कितना पैसा होगा। मेरा भतीजा 2 साल का है, उस भाई साहब की फीस 1.5 लाख रुपया साल की है, उसको बोलते नहीं आता है और उसकी फीस 1.5 लाख रुपया है। तुम समझ रहे हो? तुम यहां पे हर 2 साल में 1 साल में पोर्शन चेंज हो जाता है। उनका ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार तो आज भी वही है। बाबा ब्लैक शिप उड़कर उसकी उत्तीच ब्लैक शिप उत्तीच बोले उसके पास में आज भी, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे। हमारा एजुकेशन फील्ड की तुम प्राइजेस देखो कितना है, उससे तुमको समझेगा कि इतना करप्शन कैसे हो सकता है। तुम एक मेडिकल सीट लेने के लिए ऑप्ट करो, चलो क्या लगता है 10 लाख रुपए में डॉक्टर बन जाओगे? 10 लाख की कीमत अपने आप में है। आज के टाइम में तुम्हारे पास में अगर मैं तुमको बोलूं कि तुम्हारे मॉम डैड से बोलो कि मेरे को 10 लाख रुपए दो, तुम्हारे मॉम डैड तुमको 10 लाख रुपए देंगे क्या? 10 लाख रुपए की अपनी एक वैल्यू है, लेकिन 10 लाख रुपए में तुम डॉक्टर बन सकते हो क्या? पॉसिबल ही नहीं है। उससे ज्यादा तो डोनेशन मांग लेगा कॉलेज। गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एजुकेशन पे फोकस करने के लिए इनकम टैक्स से माफ क्या किया? सारे मिनिस्टर्स एजुकेशन का बिजनेस करने लग गए, क्योंकि एजुकेशन अभी नेशन और स्टेट दोनों की सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है। लॉकडाउन की भी बात करो ना, सबसे पहली बंद होने वाली चीज स्कूल्स थी।
और सबसे आखिरी में खुलने वाली चीज भी हमेशा स्कूल्स थी। सालो तुमने सबसे पहले इकोनॉमी क्रैश हो रही थी तो तुमने दारू के ठेके खोल डाले, लेकिन स्कूल नहीं खोली। सबसे पहले क्या खुला आपने महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र क्या पूरे इंडिया में सबसे पहली जो चीज अनलॉक हुई वो क्या चीज हुई? वाइन शॉप्स। मतलब गवर्नमेंट को भी पता है हमारी इकोनॉमी बेवड़े चला रहे करके, ये बेवड़े नहीं है, ये झूमेंगे नहीं तो हमारी इकोनॉमी भी झूमेगी नहीं। हमारी इकोनॉमी एक जगह आके स्टैग्नेंट हो गई थी। ये बात समझ में? तो एजुकेशन इज द फर्स्ट, इज द फोरमोस्ट प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, बोथ सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, देयर आर 4 लेवल्स ऑफ एजुकेशन इन आवर कंट्री, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। आई होप तुमको पता है प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन क्या होता है। हाँ, चेक करेंगे, इनकम टैक्स नहीं लेंगे। फ्रॉड निकलते हैं ना, बहुत जगहों पे फ्रॉड्स निकलते हैं। चेक करेंगे, इनकम टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन ऑडिट होगा, उसको ऑडिट वर्ड बोला जाता है। ऑडिट होगा बट आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो स्कूल भले इनकम टैक्स ना दे, लेकिन कोई दूसरा टैक्स तो देगी, जैसे जीएसटी एंड बाकी टैक्स जो रहता है। वो टैक्सेस नहीं है, वो लाइसेंसेस है उनके। टैक्स 40% कटता है, 30% प्लस सेस वगैरह और सरचार्ज वगैरह ऐड कर लो तो 40%। मतलब अगर मैं 1 लाख रुपए कमाता हूं तो 40,000 मुझे सिर्फ गवर्नमेंट को पे कर देना, हाथ में मेरे खाली 60,000 बचेंगे और ये 60,000 को ही मैं खर्चा कर पाऊंगा। स्कूल्स कॉलेजेस को ये सब नहीं करना पड़ता है। दिख रहा है इनकम टैक्स का, या ये पढ़ लो। क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन दिख रहा है तुमको ऊपर लिखा हुआ, आर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टैक्स एग्जम्प्ट? All the revenues and assets of non-stock, non-profit educational institutions used actually, directly and exclusively for the educational purposes shall be exempt from taxes and the duties. This constitutional exemption is related to ये वाला टैक्स कोड वगैरह, वो सब वो अपने कोई काम का नहीं है। समझ रहे हो? इनकम टैक्स माफ है इनको। एक स्कूल की इनकम क्या समझते हो तुम, कितनी होती होगी एक स्कूल की इनकम ऑन रिकॉर्ड? हाँ, करोड़। करोड़ छोटी अमाउंट होती है। अरे एक इंसान अभी आज के जमाने में 10,000 20,000 रुपया करता है, एक स्कूल में बच्चे कितने मल्टीप्लाई कर लो, और ये एक स्टैंडर्ड की हुई ना, ऐसे तो 1 से लेकर 10 तक हुई, और ये 1 साल की हुई ना, ऐसे 10 साल से मल्टीप्लाई कर लो, तुम समझ जाओ क्या फीस होती होगी, क्या प्रॉफिट होता होगा। और खर्चा क्या होता है? स्टाफ की पगार समझ में आती है। बिल्डिंग तो एक बार बना ली तो बना ली ना, कि हर साल बिल्डिंग बनाते हो क्या स्कूल की? हर साल बिल्डिंग को कलर मारते हो क्या तुम लोग? हर साल पार्किंग के लिए अलग से पैसा देते हो क्या? अच्छा, प्लस सिर्फ इतना इनकम नहीं है ना, इसके अलावा भी तो इनकम है। गवर्नमेंट से ग्रांट मिलते हैं वो अलग, गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप्स मिलती है बेस्ट स्कूल्स की वो अलग, स्टेट गवर्नमेंट से कुछ हेल्प मिल जाता है, कुछ एड मिल जाती है वो अलग। प्लस स्कूल्स में तुम देखते हो कैंटीन्स वगैरह होती है, कैंटीन्स वगैरह प्राइवेट होती है तो कैंटीन वाला रेंट पे करता है वो अलग, और रेंट बहुत हैवी होते हैं उनके। महीने का 1-1.5 लाख रुपए का रेंट होता है, 1.5 लाख रुपया महीने का रेंट। तुम समझ पा रहे हो कितना हैवी रेंट है? 12 लाख रुपए, 12 भी नहीं 18 लाख रुपए साल का रेंट होता है सिर्फ तुम्हारा। इनकम 18 लाख रुपए इनकम फ्री में मिल रही है ना, तुमको करना क्या? तुम्हारी तो जमीन की पड़ी थी। एक बात समझ में? तो ये सारी चीजें हैं जिसके वजह से करप्शन हो रहा है, दैट इज अनदर थिंग। बट मेन पॉइंट मुझे ये बोलना था कि गवर्नमेंट का एजुकेशन पे बहुत ज्यादा ये है, फोकस है। चलो प्राइमरी एजुकेशन, संकेत प्राइमरी एजुकेशन रीड करना। सर्व शिक्षा अभियान, सबको एजुकेशन लेना है, मतलब ऐसा कोई कंपल्शन नहीं कि तुमको लिया नहीं तो उसे जेल में ठूस देंगे करके, बट सबको एजुकेशन लेना है। और पहले के लोग एजुकेशन इसलिए नहीं देते थे क्योंकि उनके पास में पैसा नहीं था, तो गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट रख दिया। 6 ईयर से लेकर 14 ईयर्स तक के बच्चों को SSA के अंदर, तुमने सुना होगा मिड डे मील वगैरह प्रोग्राम्स चलते हैं जहां पे खिचड़ी वगैरह प्रोवाइड करते हैं स्कूल्स में, वो सारा इसी के अंदर का है। और बट ऑफ कोर्स है, अब जो भी स्कूल्स को जो भी फ्री में दे रहे हैं, मतलब स्कूल्स जो पैसा चार्ज नहीं कर रही है, तो आखिर ये पैसा तो किसी ना किसी को तो देना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट पे कर रहा है। तो गवर्नमेंट का खर्चा है इसके ऊपर 20,000 करोड़ रुपए का।
अप्रॉक्स 19,486 करोड़ ड्यूरिंग 2016-17। अब तो और बढ़ गया होगा। ये सर्वे है, कोई सर्वे लर्न नहीं करना है अपने को। सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन मतलब प्राइमरी एजुकेशन 6 साल से लेकर 14 साल तक के लिए होता है। ओके, सेकेंडरी एजुकेशन संकेत। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA was launched in 2009 with the objective to improve the access as well as the quality of secondary education. During 2016-17, the state government expenditure on secondary and higher secondary education was rupees 16,089 crore. Secondary and higher education standard 9 to 12 education institution and their एनरोलमेंट ये इतने उसमें बच्चे हैं, ठीक है भाई। हायर एजुकेशन Apart from universalization of primary education, the government of Maharashtra is taking efforts to expand opportunities in higher education also. अभी हायर एजुकेशन में इतना गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है। कैसा होगा कि कल जाके तुम्हारी सीए की फीस या इसकी सीएस की फीस या एलएलबी की फीस या डॉक्टर फीस गवर्नमेंट देना शुरू कर दे। मे पॉसिबल मे नॉट, आई डोंट नो, मतलब लेकिन अभी हायर एजुकेशन में गवर्नमेंट ने इतना हाथ नहीं डाला है। ओके अच्छा, एक गवर्नमेंट एक हायर एजुकेशन में ना एक वर्ड सुनने में आता है अपने, ऑटोनॉमस। ये नाम सुना कभी? ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस कॉलेज है हमारा, ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी हमारी, ऐसा कुछ नाम सुना है कभी तुमने? ऑटोनॉमस Yes, sir. क्या होता है? ऑटोनॉमस क्या होता है? क्या होता है ऑटोनॉमस? कुछ आइडिया किसी को? इसी नाम सुने. ओके तुम सपोज एक XYZ कॉलेज में पढ़ रहे हो, वो कॉलेज को अगर पेपर निकालना है 11th का तो कौन सी बुक में से निकालेगा? ये वाली, मतलब महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की। मतलब उसका पोर्शन, उसकी एग्जाम का पोर्शन गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है। अरे हाँ है ना, ऑटोनॉमस कॉलेज का मतलब होता है वो कॉलेज अपना खुद का पोर्शन डिसाइड करता है, उसको गवर्नमेंट के पोर्शन से कोई लेना देना नहीं है, वो ऑल टुगेदर अपने हिसाब से अपनी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। सर लेकिन सही करेगा गलत करेगा, अरे वो सब अलग बात हो गई, वो सब देख दुखा के ही गवर्नमेंट उसको लाइसेंस देती है, बट उसको गवर्नमेंट से कोई लेने देना नहीं है। गवर्नमेंट बोलेगी मेरी एग्जाम की डेट 1 तारीख से 10 तारीख तक है, ऑटोनॉमस कॉलेज बोलेगा ठीक है हमको क्या लेने देना, हमारी एग्जाम की डेट 15 तारीख से 40 दिन तक चलती रहेगी, हमको तुमसे कोई लेने देना नहीं। ऑटोनॉमस कॉलेजेस जो प्राइवेट कॉलेजेस होता है, ठीक है कंटिन्यू। Higher education helps in creating technical and skilled human resource, which is an important input necessary for overall economic development. There are 22 state universities, out of which 4 universities are for agriculture, 1 university for health science courses, 1 university for veterinary science. वेटरनरी साइंस मतलब जानवरों के डॉक्टर, जानवर के डॉक्टर। 1 for technology and 15 other universities for general courses. ये यूनिवर्सिटी बोल रहे हैं, कॉलेज नहीं बोल रहे। तुम बोलोगे सर इतने सारे कॉलेज है, कॉलेज नहीं यूनिवर्सिटी। जैसे अपनी SGBAU है अपनी यूनिवर्सिटी, नाम सुना है तुमने? SGBAU, गाड़गे बाबा, संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी, SGBAU। तुम्हारी बुक खोल के देखना, वहां पे लिखा रहेगा पुणे बोर्ड्स, महाराष्ट्र बोर्ड, दैट इज पुणे यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी या मुंबई यूनिवर्सिटी। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज अलग अलग है। हाँ, तो ऐसी टोटल 22 स्टेट यूनिवर्सिटीज है। ओके In addition to this, there are 21 autonomous universities, 1 central university, 4 private university, and 5 institutes of national importance in the state. सर इतना सब लर्न वगैरह करना है क्या? पढ़ना है? वैसे भी कोई इसका आगे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट हमने को पता होना चाहिए कि करना क्या है अपने को, ठीक है। अदर्स बस खत्म, उसका नीचे का नहीं पढ़ना है, अदर्स पे आना है सीधा। अदर्स इंक्लूसिव एजुकेशन, दिस इज फॉर डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, इनकी अलग से यूनिवर्सिटीज है। गर्ल्स एजुकेशन, वेरियस स्कीम्स टू प्रमोट गर्ल्स एजुकेशन सच एज फ्री एजुकेशन टिल द हायर सेकेंडरी लेवल, free of cost ST bus services for school going girls in rural areas, bicycles to needy girls living within 5 kilometers from the schools have been introduced by the government of Maharashtra. Okay, हम लड़कों ने ऐसा क्या गुनाह किया है कि ये सारी चीजें हमको लड़कियों को ही मिलती है? अगले जन्म मुझे बिटिया ही कीजो। ये
क्यों गर्ल्स के एजुकेशन पे इतना फोकस हो रहा है, बॉयज के इस पे इतना नहीं हो रहा है? क्या लॉजिक है इसके पीछे? पहले गर्ल्स को उतना इसलिए गर्ल्स नीचे एजुकेशन नहीं नहीं पढ़ा मिल पाती। जाता, देख देख गर्ल्स देख, एजुकेशन बोला नहीं कि देख कैसे भड़के सब आंग पे। पहले ऐसा होता था, पहली बात तो लड़की हुई तो शापित, वो तो घर ही शापित। सिंपल मेंटेलिटी थी, लड़की हुई मतलब डिसअपॉइंटमेंट। चलो भाई उससे थोड़ा सा बाहर आए, समझ में आए कि चल भाई एक बार की लड़की हो गई, अब हो गई तो हो गई, एक्सेप्ट कर लेते। अब बात आती है एजुकेशन की, तो लड़की को एजुकेशन की क्या नीड है? इसकी एक उम्र हो जाएगी, शादी कर लेगी, समझ जाएगी, घर चूल्हा संभालेगी, बात खत्म। एजुकेशन की प्रॉब्लम ही नहीं, एजुकेशन की नीड ही नहीं। क्योंकि मेरे पास में लिमिटेड, मैं हूं शेतकरी, मैं हूं एक किसान, मेरे पास में लिमिटेड पैसा, मेरे पास में एक है लड़की, एक है लड़का। अब मैं लड़की के एजुकेशन पे फोकस करूंगा तो लड़के की एजुकेशन छूट जाएगी। लड़का मुझे पैसा कमा के देगा, लड़की तो क्या है, शादी करके दूसरे के घर में चले जाएगी। तो अगर लड़की को एजुकेशन करना है तो सामने वाला खर्चा करे, मैं क्यों खर्चा करूं उस चीज के लिए? ये मेंटालिटी हुआ करती थी। धीरे 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 जब बात समझ में आई कि लड़का होने से कोई फायदा तो है नहीं, कभी कभी तो लड़का घर छोड़ के चला जाता है, तो संभालने वाला माँ बाप को तो लड़की बच जाती है। तो आज के जमाने में भी तुम देख लो कि लड़का एकाएक ऐसा होता है कि फॉरेन शिफ्ट हो जाता है, तो लड़की इंडिया में रहती है, अपने माँ बाप को हेल्प करती है। तो अब वो लड़का लड़की वाली तो कोई क्राइटेरिया बची नहीं है कुछ। तो धीरे धीरे जब हम लोगों को समझ में आया कि नहीं, लड़की को भी एजुकेशन देना बहुत जरूरी है, वो एक सेइंग भी है ना कि एक लड़की भी अगर घर में एजुकेट हो गई तो पूरा घर एजुकेटेड हो जाता है। हाँ नहीं, कुछ तो बोल लो रे, है ना? हाँ, वो मराठी में कुछ तो भी, उतना मेरे को आता नहीं बोलते, तो जो भी है, तो वो जो सेइंग है वो करेक्ट है। वो होने के बाद ही तो गवर्नमेंट को ये चार सारी चीजें समझी है। तो आप अपने घर की लड़कियों को एजुकेशन दो, इस चीज को प्रमोशन दो, इसके लिए गवर्नमेंट ने ये सारी स्कीम्स निकाली है कि आप उनको, उनकी शिक्षा जो रहेगी वो फ्री रहेगी। उसके बाद में आप उनको साइकिल्स दो, आप उनको एसटी बस सर्विसेज प्रोवाइड करो जो स्पेसिफिकली गर्ल्स के लिए रहेगी, उसमें कोई लड़का नहीं रहेगा। इवन उसका जो कंडक्टर रहेगा या ड्राइवर रहेगा वो भी एक फीमेल ही रहेगी मोस्टली। ऐसी बहुत सारी जगहों पे सर्विसेज है। आजकल ओला उबर में भी यही सारी सर्विसेज है। क्योंकि क्या हो रहा था कि जो बड़ी बड़ी सिटीज है, स्पेसिफिकली दिल्ली, तुमने बैंगलोर का वो इसका सुना होगा, रेड्डी, डॉक्टर रेड्डी का जो आया था, रेप केस जो हुआ था बैंगलोर का, दिल्ली में निर्भया रेप केसेस। अब ऐसे सारे केसेस होने के बाद में जो प्राइवेट कंपनीज है वो भी काफी अवेयर हो गई है, तो उन्होंने जो ड्राइवर्स है वो लेडी ड्राइवर्स अपॉइंट करके रखे। अब वो जो लेडी ड्राइवर है वो सिर्फ किसी लड़की को ही लेकर जाएगी, पिकअप और ड्रॉप करेगी, किसी लड़के को ना ड्रॉप करेगी ना पिकअप करेगी। सर वो कैसे पता चलता है? आपके ऐप के ऊपर तो राम रजिस्टर्ड है ना भाई, आपका तो सब कुछ केवाईसी वगैरह हुआ है ना, उसके हिसाब से ही आपको सर्विसेज दी जाएगी। तो ये सारा विमेन सेफ्टी ड्रिवन मार्केट है हमारा, या इकोनॉमी है हमारी। आई बात समझ में? और वैसे भी विमेन आर ऑलवेज ऑन फोकस नाउअडेज। तुम देखो ना, तुम कोई भी एड देखो ना, कोई भी एड देखो, कोई भी एड में कौन सा लड़के वाली एड देखी तुमने? सफोला गोल्ड, रखो दिल की हिफाजत, उसमें लड़की आई। डव, 1/4 मॉइस्चराइजर के साथ, त्वचा के एक तरफ लगाइए डव और दूसरी तरफ लगाइए सादा साबुन। जिस तरफ डव लगाई है उस तरफ की त्वचा आपको लगेगी और सॉफ्ट सॉफ्ट, जिस तरफ आपने सादा साबुन लगाया उस तरफ की त्वचा लगेगी आपको रफ रफ। आई उसमें लड़की। कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, तुम देखो ना किसमें तुमको जेंट्स दिखते हैं, किसमें तुमको मेल डोमिनेटेड एडवर्टाइजमेंट दिखती है। तुम कोई भी एड उठा लो, पीएनजी की उठा लो, हिंदुस्तान यूनिलीवर की उठा लो, तुम किसी की भी एड निकालो, तुम्हारी जो भी एड रहेगी वो विमेन ड्रिवन रहेगी, क्योंकि विमेन सेफ्टी या विमेन ड्रिवन हमारी इकोनॉमी होती जा रही है। तो सेम यहां पर भी हो रहा है। देन नेक्स्ट इज अडल्ट लिटरेसी। अडल्ट लिटरेसी, टू इंक्रीज अडल्ट लिटरेसी इन द स्टेट, इनोवेटिव स्कीम्स लाइक ईच वन टीच वन, हर एक इंसान किसी और को सिखाए, या साक्षर भारत अभियान आर इंप्लीमेंटेड विद द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। एक ग्रुप बनाया जाता है और उन ग्रुप्स को बोला जाता है कि आप अलग अलग तरीके से अवेयरनेस स्प्रेड करिए। फिर ट्राइबल एजुकेशन, ट्राइबल एजुकेशन मतलब जो SC ST एंड बाकी ग्रुप से एग्जैक्टली जो ट्राइबल लोग होते हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए। ओके, साची रीड। हाँ, Tribal education. Government of Maharashtra has introduced residential ashram schools in the tribal areas of the state. Tribal students are provided accommodation, food, uniforms, education, materials, and other concessions free of cost. ओके, There are 556 aided ashram schools in the state. Government hostel facility is provided at division, district, and Talika level to encourage tribal students to pursue higher
करेक्ट सर। ट्राइबल एरियाज के लिए हमको कुछ इनकम टैक्स में भी बेनिफिट होता है। पहले तो पूरा ही माफ था उनको, अभी अभी चीजें बदली है, वरना पहले आप कुछ भी इनकम कमाओ, अगर आप ट्राइबल एरिया से हो, आपको कोई इनकम टैक्स पे नहीं करना है। अभी भी टैक्स लगता है, लेकिन साथ में इतने सारे एग्जम्पशंस भी मिलते हैं। इसमें लिस्ट होनी चाहिए थी। ये जितने भी सेक्शंस है ना, इस सेक्शन के अंदर आपको इनकम टैक्स की अलग अलग तरीके से छूट मिलती है। तो ट्राइबल एरियाज पे गवर्नमेंट ज्यादा फोकस है, तो उनके ट्राइबल एरियाज में पढ़ने वाले बच्चे भी तो है, उन पे भी उतना ही गवर्नमेंट का फोकस है। चलो हाँ नहीं हाँ खत्म। हेल्थ सर्विसेज और टूरिज्म कल कंटिन्यू करेंगे। आज यहां तक में कोई दिक्कत है तो पहले पूछ लो। अवंती, कामाक्षी, सिद्धि, इंद्राणी, संकेत, साची, यहां तक आज जो पढ़ाया इसमें कोई दिक्कत है, कुछ नहीं समझाया तो पूछ लो आता आता। सर आपने बोला ना कि जो एजुकेशन का इनकम टैक्स रहता वो पे नहीं करना पड़ता। करेक्ट। तो ऐसा सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ रहता है या प्राइवेट स्कूल्स के साथ? प्राइवेट भी इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, पब्लिक प्राइवेट की कोई बात ही नहीं है इसमें। सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आपको छूट मिलती है। ऐसा है ना? और जो प्रिंसिपल्स रहते हैं और हेडमास्टर्स वगैरह जो रहते हैं, टीचर्स वगैरह रहते हैं, उनकी पे फिर गवर्नमेंट करती है क्या? मतलब गवर्नमेंट एडेड है तो गवर्नमेंट करेगी, और अगर प्राइवेट है तो आपको जो फीस आ रही है उसमें से जाएगा, उनके हाथ में टैक्स लगेगा। हाँ, बट उनको छूट नहीं मिलेगी। मतलब प्रिंसिपल को अगर सपोज 2 लाख रुपए महीना मिल रहा है, साल के 24 लाख रुपीस मिल रहे हैं, तो उसको इनकम टैक्स पे करना है, उसको कोई छूट नहीं मिलने वाली है। अच्छा, इवन एजुकेशन बता देता हूं, पता ही होगा, तुम्हारे मॉम डैड तो उसको यूज कर ही रहे होगे। स्टिल एजुकेशन स्ट्रीम में ऐसा है कि अगर आप मुझे मतलब आप कोई भी ट्यूशन फीस भी भर रहे हो, तो आपके पप्पा को जो भी रिसीट मिलती है आपको, आपके पप्पा को 1,50,000 रुपीज तक का टैक्स में बेनिफिट मिलता है। 1,50,000 से आपकी इनकम ड्रॉप हो जाती है। हाँ सर। ठीक है, 1,50,000 आप जो भी ट्यूशन फीस भर रहे हो उसका पैसा आप भरो। आप 5 लाख की ट्यूशन फीस भरो, बात उसकी नहीं है, लेकिन बेनिफिट आपको 1.5 लाख का मिलेगा। और अगर ट्यूशन फीस है ही 10,000 की तो 1.5 लाख का नहीं मिलेगा, फिर 10,000 का मिलेगा। लाड़ में नहीं आना। तो जस्ट इन केस अगर किसी को नहीं पता होगा या ऐसा नहीं हो रहा हो तो एक बार घर में पूछ लेने का। उसका सेक्शन है 80C। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीजें किसी लोगों को नहीं पता होती है, किसी की वजह से पता चल जाती है, उनका पैसा बच जाता है, तो सिंपल है। मैंने इनकम टैक्स माफ होता है नहीं बोला, इनकम माफ होती है। मतलब आपकी इनकम, अगर सपोज आपके पापा 7 लाख रुपीस कमाते होंगे और उसके ऊपर टैक्स पे कर रहे होंगे, तो अब आपके पापा की इनकम 7 लाख में से 1,50,000 रुपीज तक की माफ हो सकती है, और अब वो इनकम हो जाएगी 5,50,000 रुपीज तक की। मतलब बेसिकली जो 1,50,000 का इसका डिफरेंस है, इसके ऊपर का जो भी परसेंटेज आएगा टैक्स का, एग्जांपल 20% टैक्स आ रहा होगा, तो 1,50,000 का 20% इज 30,000। 30,000 रुपए का हर साल का इनकम टैक्स आपके पापा का बच सकता है। ऐसा। तो एजुकेशन पे इतना फोकस है कि गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस को तो बेनिफिट दे ही रही है, साथ में जो एजुकेशन कर रहा है ना उसी को, उसको भी बेनिफिट दे रही है। आई बात समझ में? मैक्सिमम अप टू 2 चिल्ड्रन। अभी आपके 25 होंगे तो 25 के हिसाब से नहीं मिलेंगे आपको। मैक्सिमम 2 बच्चों की ट्यूशन फीस माफ होगी, और अमाउंट उसकी मैक्सिमम 1.5 लाख रहेगी। पर बच्चा 1.5 लाख नहीं, पर बाप 1.5 लाख। बाप तो मोस्टली एक ही रहेगा, तो उसका तो 1.5 लाख रुपए ही माइनस होगा। ऐसा। एंड सर जो प्राइवेट स्कूल्स ट्यूशंस जो
जो भी प्राइवेट स्कूल्स जो रहती उसमें जो फीस रहती तो फिर वो कौन डिसाइड करता कि कितनी प्राइवेट 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 मेरी फीस मैं डिसाइड कर, गवर्नमेंट बीच में इंटरफेयर करेगी नहीं, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो ना। अभी मैं सपोज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूँ, तो इस मोबाइल का प्राइस कितना रखना है इसमें गवर्नमेंट कुछ बोलेगी नहीं ना बीच में। ये मेरा प्राइस है, मैं 1 लाख रखूँ क्या और मैं 4 लाख रखूँ क्या या 2000 रखूँ क्या, गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। पर सर अगर हम सीबीएसई स्कूल के बारे में बोल रहे होंगे और अगर उनकी प्राइवेट स्कूल है, पर ये जो सीबीएसई ऑर्गेनाइजेशन है ये तो गवर्नमेंट की है ना। सीबीएसई गवर्नमेंट है ये हम नहीं बोल पाएंगे ना, सीबीएसई कोर्स है। अब उस कोर्स में गवर्नमेंट का कितना इन्वॉल्वमेंट है वो डिसाइड करना पड़ेगा। सीबीएसई एक कोर्स है, जैसे आईसीएसई एक कोर्स है, स्टेट बोर्ड एक कोर्स है, ये एक कोर एरिया है। इस एरिया में अलग अलग गवर्नमेंट प्राइवेट इस तरीके से हो सकती है, उसमें से गवर्नमेंट की कौन सी है वो डिसाइड करना पड़ेगा। ऐसा ना